हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रमुख घटना देख लेते हैं 1900 से 1947 के बीच की, जो की थी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। क्या प्रस्ताव कहा गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ठीक है, 1 अगस्त प्रस्ताव तो लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था, और 1 अगस्त प्रस्ताव और इधर। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये जो घोषणा थी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? तिलक दिवस मनाया गया। और अगस्त प्रस्ताव व क्रिप्स मिशन की असफलता की तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 ईस्वी के प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी व मौलाना अब्दुल कलाम आजाद व अन्य शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर, कौन सा था? जीरो आवर ऑपरेशन जो था, उसके अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी व सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। दोनों लोग चाय पीते हुए अंदर से अब योजना और डिस्कस कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। तो उषा मेहता, इधर क्या दूसरा घटना इधर साथ में क्या हो रही थी? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वीएम खाकर भूमिगत अंडरग्राउंड होकर कांग्रेस रेडियो का संचालन कर रहे थे। लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे, बताते थे कि हमें क्या करना है, और रेडियो स्टेशन बंबई और नासिक में स्थापित किए गए। तो याद रखिए, बंबई और नासिक में, बॉलीवुड इंडस्ट्री और नासिक में रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए। ज्ञातव्य हो कि रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया। उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का कार्य किया सर्वप्रथम। ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी व वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी करने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने संभाला, जिससे वह अहिंसक न रह सका, मतलब तोड़फोड़ करने लगे युवा। आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार को दमनात्मक नीति के विरोध महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में ही 10 फरवरी 1943 को, देखिए फिर वैलेंटाइन डे के निकट 4 दिन पहले 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का कारावास उपवास की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी के जेल से छूटने से पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई की मृत्यु हो गई थी। अब महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 6 मई 1944 को छोड़ दिया, गर्मियों में छोड़ दिया, को जेल से रिहा कर दिया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो का आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया, परंतु तटस्थता का रुख अपनाया। मतलब हम अलग हो जाएंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मेन चीज क्या हुई? मेन आंदोलन क्या हुआ? मेन घटना क्या हुई? वर्धा प्रस्ताव आया। अब वर्धा प्रस्ताव क्या है? महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं देश की बालू से ही, मतलब सीमेंट विमेंट की भी जरूरत नहीं है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस की कार्य समिति की वर्धा बैठक में महात्मा गांधी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला। ज्यादा गर्म देख के मिजाज बाबूजी का सब लोग ने समर्थन दे दिया कि भैया हाँ ठीक है, बंदा सही कह रहा है। भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। संवैधानिक गतिरोध कब दूर होगा? जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। बाबूजी ज्यादा गर्म थे बाबूजी, इसीलिए लोगों ने कहा चलो इस प्रस्ताव को पारित ही कर दो, वरना ये बड़ा आंदोलन, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन बालूस खड़ा कर देंगे, इसलिए इनका सहयोग दो। तो आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। इधर क्या तिलक दिवस? उधर वर्धा प्रस्ताव पारित हो गया भारत छोड़ो आंदोलन कार्य समिति में, और इधर इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। अब देखिए CR फार्मूला क्या था। इन्होंने कुछ नया फार्मूला दे डाला। इधर क्या था देखिए, देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
है ना, ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की। क्या थी इसकी प्रमुख बातें, देख लीजिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है मिलकर काम करे, अपने में झगड़ा ना करे। तो क्या बात कही, पहली बात थी मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे व अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका अदा करे, ऐसा कहा गया सीआर फॉर्मूला में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी, भारत के, ऐसा करके, ऐसा है भारत, भारत के उत्तर पश्चिमी, ये वाला पाकिस्तान वाला क्षेत्र, व पूर्वी भागों में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। ऐसा इन्होंने सीआर फॉर्मूले में कह दिया कि आपको देखें कहाँ कहाँ मुस्लिम ज्यादा, वहां वहां कुछ जुगाड़ करेंगे। वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए तथा देश विभाजन की स्थिति में रक्षा यातायात और अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। चौथा क्या पॉइंट रखा सीआर फॉर्मूला में, उपयुक्त शर्तें तभी मानी जा सकती हैं जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दे। जब ब्रिटेन जो है भारत से पूर्ण तरीके से चले जाएंगे अपने घर, तब ये काम किया जाएगा। अब देखिए विवेल योजना क्या थी, सीआर फॉर्मूला, ये सब लोग अपनी अपनी योजनाएं दे रहे थे इस समय, और गांधी जी सीधे अनशन पे बैठ जाते थे। तो विवेल योजना क्या थी, देख लीजिए। ब्रिटिश सरकार से परामर्श के पश्चात भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को, 1945 आ गया, 1944 नहीं, 1945 आ गया, अगले साल में जून में भारतीयों के समक्ष विवेल योजना को रखा। विवेल योजना के मुख्य बिंदु क्या थे, देख लीजिए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए। अच्छा, ये लोग जो लाते थे संशोधन और विचार, अब क्या कहते हैं प्लान, तो इसमें क्या होता था, कार्यकारिणी परिषद में ये बदलाव कर देंगे, तुम्हें जगह दे देंगे, तुम्हें सीट दे देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, तुम्हारे लिए मतलब शासन हम ही करेंगे। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए, उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व दिया जाए। लो फिर वही बात, परिषद में वायसराय सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे। मतलब वायसराय और सैन्य प्रमुख छोड़ के बाकी सब सदस्य भारतीय होंगे। मतलब मेन जो सैन्य प्रमुख, सेना वेना जो अटैक करना है वो काम हमारा, बाकी सब तुम लोग संभालो। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा, ये लीजिए, वही बात हो गई। कार्यकारिणी ने मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। ये देखिए, ये जो है बांटो और राज करो नीति के लिए इन्होंने क्या क्या, सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी मुसलमान सदस्यों की संख्या, जबकि उसमें पॉपुलेशन में हिंदू ज्यादा थे, फिर भी इन्होंने मक्खन लगाने के लिए मुसलमानों की संख्या बराबर करने की बात कह दी कार्यकारिणी सभा में। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। देखिए शिमला में एक और समझौता हुआ था, जहां पे बुला के जिन्ना के साथ में जो 36 मुसलमान मिले थे, इन लोगों ने उनको टोपी पहनाई थी, और यहाँ पे शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इन्होंने फिर वही बात कर दी। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, संविधान बना लेंगे, लेकिन जब मेन काम तो तुम्हारे पास रहेगा, है ना, फिर फायदा क्या है। अगला देखते हैं, शिमला सम्मेलन 1945 में कर दिया गया। इन्होंने कहा कि करवाएंगे, कर दिया। 25 जून 1945 को शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। लीजिए, मतलब मुस्लिम लीग अपना कतई जो है ये अपनी चलाना चाह रही थी। वो जान रही थी कुछ मुस्लिम तो ऐसे हैं जो कांग्रेस के और हिंदू लोगों के समर्थन में होंगे, तो वो चाह रही थी कट्टर मुसलमान हम अपने कार्यकारिणी परिषद में डालें। ऐसा मुस्लिम लीग का सोचना था। ये भी बहुत ही चतुर चालाक मुस्लिम लीग के कौन थे, जिन्ना जी। तो मुस्लिम लीग का यही स्वभाव 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चलने वाले शिमला सम्मेलन की सफलता का प्रमुख कारण रहा। यही स्वभाव रहा कि हम अपने लोगों को देंगे जो कट्टर होंगे। तो ऐसा ही स्वभाव के कारण जो था ये चीज असफल हो गई शिमला सम्मेलन, और शिमला में सब जो है मनाली में घूम घाम के सब वापस आ गए। अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की सफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी। शिमला सम्मेलन, और ये बुलाया ही बांटो राज करो की नीति के तहत था, तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जल विभाजक है, कि ये तो बांटने वाली बात थी। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीग को
वीटो का अस्त्र प्राप्त हुआ कि आपको वीटो मिल गया। जैसे चाइना को यूनाइटेड नेशंस में वीटो है, वैसे इनको वीटो दे दिया गया। अब देखिए आ गया हमारा कैबिनेट मिशन 1946, लगभग स्वतंत्रता के पास हैं। और 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ कि बंबई में नौसैनिक विद्रोह के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना व तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा कर दी, क्योंकि नौसैनिक विद्रोह हो गया था। अब सेना ने ही विद्रोह कर दिया, चलाओगे कैसे देश तुम? तो 18 फरवरी को यह विद्रोह हुआ। फिर देखिए वही वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद जो भी नया काम होता था वो वैलेंटाइन डे के आसपास होता था, ये ध्यान रखिए। 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटिश में थे वहां के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1946 में 19 फरवरी 1946 को एक ही दिन बाद भारतीय संविधान सभा की स्थापना व तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारत से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। अब देखिए कौन लेके आया कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लारेंस, एवी अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन दिल्ली लेकर पहुंचे, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स। एक तो क्रिप्स थे, एक पैथिक लारेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो KPA करके याद रखिए, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लारेंस और एवी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या थी देख लीजिए। तो ये कौन सा था? कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि एक भारतीय संघ स्थापित होगा, भारतीय संघ, भारतीय यूनियन स्थापित होगा, जिसमें देशी राज्य ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित होंगे, या संघ वैदेशिक रक्षा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा, या संघ वैदेशिक रक्षा यातायात विभागों की व्यवस्था करेगा। पहले देखिए जो एक सुझाव आया था उसमें कहा था रक्षा और विभाग हम संभालेंगे, लेकिन अब ये कहा कि भारतीय संघ खुद ये करेगा, रक्षा, वैदेशिक और यातायात विभाग। संघ में देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक कार्यपालिका होगी। संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों व अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। संघ सूची के अतिरिक्त, संघ सूची तो सेंटर का काम है, और अन्य सभी विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा, मतलब स्टेट्स का। ठीक है, ऐसा जो है इन्होंने क्रिप्स मिशन में, कौन से कैबिनेट मिशन में बताया। और चौथा पॉइंट क्या था कैबिनेट मिशन में कि भारतीय प्रांतों को आ, बा व सा 3 वर्गों में, A, B और C 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। तीनों वर्गों के प्रांतों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने और प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। मतलब अपने अपने प्रांत, मतलब एक देश नहीं, ये चाहते थे 3 देशों में, अलग अलग देशों में, 6 देशों में विभक्त हो जाए पूरा भारत। अपने अपने प्रतिनिधि चुनने और अपने प्रांतों का संविधान बनाने का अधिकार। ये तो इन्होंने और बहुत उल्टी बात कर दी। किसने? कैबिनेट मिशन ने। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही कि 6 संविधान बनाई, अपने अपने संविधान बनाई। शिष्टमंडल ने पाकिस्तान संबंधी मांग को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं मानते बात, स्पेशल मुसलमान नहीं, सब अलग अलग बना लो, मराठा अलग, ये अलग, प्रांत ही बना लो ना, सब लोग अपना अपना बना लो, केवल पाकिस्तान ना बनाओ, 6-7 राज्य बना लो, ऐसा इनका कहना था। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग, जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और मुस्लिम लीग को 389 सदस्य संविधान में बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। फिर इनकी नाक टेढ़ी हो गई। पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधे धमकी देना कि हम अटैक कर देंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम अंतरिम सरकार देखते हैं। धन्यवाद।